हिंदी को विश्व शांति की भाषा कहा गया। वो बात अलग है कि हिंदी को अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में स्थान नहीं मिला। अरबी भी है, फ्रेंच भी है, चाइनीज़ भी है, अंग्रेजी भी है और पुर्तगाली भी है, लेकिन अभी हिंदी को वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये जो जापान में जन्मे 11 फरवरी सन 1924 को साइजी माकिनो, जो 36 वर्ष की उम्र में भारत में आए और यहीं होकर रह गए, उन्होंने यही कहा है कि हिंदी जो है विश्व शांति की भाषा है। अगर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए तो विश्व में शांति। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो तो किनके भक्त थे? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। सन 1958 ईस्वी की बात है, मुझे फूजी गुरु जी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया और वे सन 1931 ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी थे। आज वो कहते हैं कि मैं यहाँ आया था पशु चिकित्सक के तौर पे, किसके लिए? जानवरों का इलाज करने के लिए। लेकिन अब भारत ही मेरा घर। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो विदेशी हैं और यहाँ आकर बस गए, वापस ही नहीं गए। हिंदी उन्होंने कैसे सीखी? 1959 में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना शुरू कर दूं, और उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। हिंदी सीखना बहुत मुश्किल काम था। अब देखिए, जो भाषा आप बोलते हैं वही बोलेंगे, नई भाषा आप बोलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको अभी जापानी भाषा दे दी जाए, हमको दे दी जाए, तो कहेंगे कहाँ। संस्कृत तो सीखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, और जापानी चाइनीज भाषा सीखना, वैसे ही उनके लिए हिंदी भाषा सीखना मुश्किल काम था। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी सीखी। और हाँ, मेरी पत्नी युकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया, उनकी पत्नी भी थी, उन्होंने भी 6 महीने तक हिंदी सीखी। सेवाग्राम में रहकर उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया, सीखा, चरखे का प्रचार प्रसार किया। मैंने भी 2-4 कुर्ते खरीदे हैं खादी के, मैं भी खादी के कपड़े पहना करूँगा। चरखा, जिससे सूत काता जाता है, उससे हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलता है। गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण उनको बहुत अच्छा लगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बताया जा रहा है। वो क्या कहते हैं कि हिंदी भवन के सामने छात्रावास में रहकर पेज पलट दिया है, केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज़, मतलब शांति निकेतन में इतनी शांति रहती थी कि जो घड़ी की आवाज़ होती थी वो भी सुन सकते। आज चारों तरफ शोर ही शोर है। जहाँ विद्यालय, मार्केट में विद्यालय है, आसपास शोर ही शोर, ध्वनि प्रदूषण। और वो क्या कहते हैं कि शांति निकेतन की बात विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं में यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान भाव से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। तो कहते हैं कि हिंदी, जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता, तो कहते हैं दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाओं जैसी ही हैं। लोक कथाएं कौन सी कथाएं होती हैं? जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, बाबा दादी से, लोगों से जो कथाएं सुनते आ रहे हैं, वो किताबों में नहीं है। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति और चीन और भारत की संस्कृति मिली जुली है, मिश्रित। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। जापानी लोग क्या कहते हैं कि मैं भारत को दादा और चीन को पिता, और हिंदी विश्व शांति की भाषा बन सकती है। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो कहते हैं कि जापान में हिंदी भाषा का बहुत सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है, और भारत के लिए गौरव का विषय है। पहले सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, BA कोर्स भी है, तो वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है जापान में। इन दिनों बांग्ला भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाजा है। तो देखिए, जापान में बांग्ला भाषा भी सीखी जा रही है। दूसरे देश की भाषाओं को सीखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, व्यापार, टूरिस्ट, शिक्षा ग्रहण करना, चिकित्सा के लिए किसी दूसरे देश में जाना, तो भाषा आनी चाहिए। जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रहते हैं? तो प्रो तिशियो तनाका ने भीष्म सानी के तमस का जापानी में अनुवाद किया। गांधी जी की आत्मकथा का भी जापानी भाषा में अनुवाद किया। वो कहते हैं मुझे भगवती चरण का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया, चित्रलेखा। इसके अलावा आपने और कई पुस्तकें लिखी। वो कह रहे टैगोर और गांधी का एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और श्रृंगार अवलोकन जैसी पुस्तकें लिखी। क्या आप नई पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है उससे क्या कहना चाहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके कौन से शौक हैं? वगैरह फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती करना, जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। और अंत में ऐसी बात जो पाठकों से कहना चाहते हो, कहते हैं जितना भारत माता का नमक खाया उतनी सेवा नहीं की।
भारत बहुत बड़ा देश है, इसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई भी देश भारत देश का मुकाबला नहीं कर सकता। जापान में 11 फरवरी सन 1924 को जन्मे साइजी मकीनो हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किए जा चुके। तो देखिए, एक जापानी व्यक्ति की हिंदी को सीखने की जो ललक है वो हमने और जो भी उसने इस हिंदी में अपनी मतलब स्थान बनाया, अपना स्थान बनाया, हिंदी को सीखा, भारत और भारतीय संस्कृति से प्रेम किया, वो है इस पाठ के माध्यम से हमने जाना साइजी मकीनो। ठीक है।